वक्त हमारे साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी जुड़ गए हैं, जो कि पूर्वोत्तर की राजनीति में बेहद सक्रिय रहते हैं। एक तरह से कहें तो पूर्वोत्तर राज्यों के चेहरा वो सबसे बड़े इस मौजूदा मोदी मंत्रिमंडल में है। किरेन जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि त्रिपुरा में तो अभी तक के रुझान संकेत दे रहे हैं सर कि आपकी सरकार बन रही है, एनडीपीपी के साथ आपका गठबंधन नागालैंड में भी काम कर रहा है, लेकिन मेघालय में ज्यादा कमाल नहीं हुआ है। 5 पर आप लोग अटकते हुए दिख रहे हैं और 26 पर एनपीपी है जिनके साथ आपने रिश्ता जोड़ा। ये तीनों राज्यों के रुझान अभी तक क्या संदेश दे रहे हैं रिजिजू जी? देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन में सबसे प्रमुख दल के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उभर के आ चुके हैं और इसका कई कारण है। उसका डिटेल में अभी बात करने का ये समय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जब हम त्रिपुरा में गए तो पिछले चुनाव में तो हम नए थे और हम प्रोमिसेस लेके गए थे। हम अपना कार्य को दिखाने के लिए कुछ हमारे पास था नहीं, तो हम जनता को बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो यहाँ का जो समस्याएं हैं उसका परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। अब हम जो दोबारा गए हैं तो हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ था। जैसे मैं पर्टिकुलरली ट्राइबल एरिया या दूर दराज में जब इलेक्शन रैली में एड्रेस करता था तो तुरंत कनेक्ट हो जाते थे, क्योंकि लोगों ने पहले बार देखा है कि केंद्र सरकार कितना करीबी से पूर्वोत्तर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, नेशनल हाईवे है, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट्स है, ऐसे चीजों से लेकर के छोटे छोटे नल में पानी, आपका घर में बिजली, घर बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना, चावल देना, आपके घर में जो टॉयलेट बनाना, तो इस तरह के छोटे छोटे जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं से लेकर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट। ये आपकी बात सही है, यही कारण है कि त्रिपुरा और नागालैंड में आपको बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री जी, अब आ जाते हैं मेघालय पर। मेघालय में भी बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक कर रखी हुई थी, लेकिन वहां पर 2 से 5 सीटों पर बीजेपी जाती जरूर है, लेकिन जो दावा किया जा रहा था उस दावे का दम यहां पर निकल गया। तो मेघालय में अब कोनराड संगमा को फोन लगाया जा चुका है सरकार में शामिल होने के लिए, या फिर अभी इंतजार में है आप लोग? नहीं, देखिए, पार्टी कॉन्ग्रेस तो बहुत सालों से हमारे साथ में है, हमारे छोटे भाई के समान है, बहुत मिलजुल के काम करते हैं। राजनीति में अलग अलग ये तरीके से काम करते हैं। पीए संगमा साहब के साथ में हम तो बहुत करीब से जुड़े हुए थे, कॉन्ग्रेस के साथ में भी हम लोग मिल के हम लोग काम करते हैं, लेकिन चुनाव में अपना अपना पार्टी का एजेंडा को लेकर के अलग अलग चुनाव लड़ा। अब अगर बहुमत किसी को नहीं मिला तो फिर क्या करना है वो विषय अलग है, लेकिन हमने अलग इसलिए लड़ा कि हमारे पास क्षमताएं हैं, हमने काम किया है, तो उसके बेसिस पे हम जाते हैं। लेकिन मेघालय का परिस्थिति ऐसा है, वहाँ जो कंपोजिशन है वो ऐसा बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को सीट जीतना मुश्किल होता है। इस बार हम लोगों ने थोड़ा ताकत ज्यादा इसलिए लगाया कि हम लोग कुछ ब्रेक थ्रू करने का हमारे जो परिस्थिति बनी है और लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी की जो रैली हुई है और जो रोड शो शिलोंग में हुआ है, वो तो इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम किसी का नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने में जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जाते थे, तब भी ऐसा रेस्पॉन्स जो मोदी जी को जो दिया है लोगों ने, ऐसा देखा नहीं है। सीट में ठीक है, आगे पीछे हम सीट कम हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, आप ही की बात से 2 सवाल मैं निकालती हूँ। आपने कहा वहां पर सीट कॉम्पोजिशन ऐसा है जिसकी वजह से हमारे लिए जीतना मुश्किल है। आपका इशारा किस तरफ है? चाहे वो नागालैंड हो, मेघालय हो, दोनों ही ईसाई बहुल राज्य हैं। सीट कॉम्पोजिशन में क्या अड़चन है बीजेपी के लिए? और दूसरा प्रश्न, आपने कहा कि कॉनराड संगमा तो हमारे छोटे भाई हैं, तो छोटा भाई को फोन कौन करेगा? आप करेंगे या हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं? नहीं, हम लोग मिलते रहते हैं। कल भी हेमंत बिस्वा जी, हम दोनों साथ में थे और हम लोग वो सारा पार्टी का टीम होता है। ये देखिए, चुनाव में एक तो होता है रणनीति का तरीका तो सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, वो जैसे परिस्थिति होता है
जनता का जैसे आदेश होते हैं उसके हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। लेकिन जो आपने जो पूछा स्पेसिफिक सीट कंपोजिशन का, मैं मेघालय के संदर्भ में कह रहे थे। नागालैंड में तो हम सरकार में हैं और अच्छा सीट लेके आएंगे इस बार भी, लेकिन नागा इशू जो है एक बहुत यूनिक इशू है और वो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही उस नागा समस्याओं का समाधान हो सकते हैं। इसलिए वहाँ लोकल इशू से बढ़ के नागालैंड का भविष्य और नागालैंड में शांति के लिए बीजेपी ही एक ऑप्शन है। इसलिए नागालैंड में हमारे सीटें ज्यादा आते हैं। मेघालय में जो मैंने कंपोजिशन का बात किया वो सोशल कंपोजिशन का मैंने जिक्र किया कि तो इसलिए मेघालय को लेकर एक और सवाल है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस भी 5 सीटों पर, बीजेपी भी 5 सीटों पर, टीएमसी भी 5 सीटों पर, ऐसे में कॉनराड संगमा के पास मतलब जितने भी दोनों हाथों में लड्डू ही हैं, इधर से भी लोग कहेंगे शामिल हो जाइए, उधर से भी लोग कहेंगे शामिल हो जाइए। तो बीजेपी अगर 2 सीटें जीत कर सरकार में शामिल होकर 5 सालों तक सरकार चलाती है तो इस बार तो दुगने से ज्यादा हो चुके हैं आप लोग। तो अभी तक कोई बातचीत बनी या फिर आपको लग रहा है वेट एंड वॉच की स्थिति, या फिर बीजेपी मेघालय में विपक्ष में बैठेगी? नहीं, बातचीत के बारे में जैसे मैंने कहा, जैसे परिस्थिति अभी तो रिजल्ट आए नहीं है, अभी तो रुझान है। रुझान को लेकर के तो कोई राजनीतिक काट तो खेल नहीं सकते हैं। जब रिजल्ट पूरा आ जाएंगे, और मैंने जैसे कहा ना, कांग्रेस और टीएमसी को छोड़ के बाकी तो सब साथ में थे। कांग्रेस पार्टी में जो लोग हैं और टीएमसी मतलब वहाँ मुकुल संगमा है जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। मुकुल संगमा के जो ग्रुप है वही टीएमसी है। तो मुकुल संगमा और कांग्रेस पार्टी अलग रहे हैं, बाकी तो एक ही टीम है। तो इसमें बातचीत तो पहले भी करते हैं, आगे भी करेंगे, वो कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि कितना सीट किसको मिलता है, उसके हिसाब से आगे सरकार गठन का जो व्यवस्था है वो उसी हिसाब से होगा। लेकिन नड्डा जी ने बहुत हमला किया था कॉनराड संगमा पे। सब इस बार चुनाव अलग अलग लड़े हैं मेघालय में। रिजिजू साहब उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार इतना हुआ है, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ये वो अपनी बातें हैं। लेकिन मुझे पता है इस पर आप बहुत ज्यादा कमिट नहीं करेंगे। लेकिन मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है, एफ्सपा सबसे बड़ा इमोटिव इशू है सर नागालैंड में, और 72 में से लगभग 15 थानों से इसको रोल आउट। ठीक है, बोल लीजिए आप। हाँ। देखिए, नागालैंड में हम 60 के 60 सीटों पर लड़ सकते थे, हमारी क्षमता है और हमारे पास जीतने का भी पूरा हमारा कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन ये एक कॉन्शियस डिसीजन था हमारा टॉप लेवल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लेवल से ही ये मानना है कि नागालैंड का जो हमारा टॉक चल रहा है उसको देखते हुए वहाँ रीजनल एस्पिरेशन को लेकर के रियो साहब के जो एनडीपीपी पार्टी है उनके साथ हमको एक साथ ही चलना है और रियो के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये कॉन्शियस डिसीजन था और हमने उसी रास्ते पे चले हैं। अदरवाइज मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं तो कई सालों से वहाँ का इंचार्ज रहा है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं। इसीलिए मेरा प्रश्न जो पहले पूरा नहीं हो पाया था, इंचार्ज होकर काम किया था, रियो के नेतृत्व में लड़ने का फैसला। ठीक है, इसीलिए मेरा प्रश्न, आपने कहा आप इंचार्ज रहे इन राज्यों के, जो प्रश्न पहले पूरा नहीं हो पाया था, आपकी नजर में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? एफ्सपा को रोल आउट करने की कवायद शुरू कर देना, या फिर आपने जो ये लाभार्थियों की स्कीम बहुत सारी चला रखी है जिसमें आप 5 रुपए में भोजन दे रहे हैं, 2 एलपीजी सिलेंडर का मैनिफेस्टो में वादा किया, फ्री स्कूटी देने की बात की, 6000 मछुआरों को रुपया सालाना देने की बात की, यानी ये जो मुफ्त वाली लोगों को बेनिफिट्स देने का फायदा है उसका असर है, या मोदी? गेम चेंजर क्या है नॉर्थ ईस्ट में? देखिए, सबसे बड़ा गेम चेंजर ये है, नॉर्थ ईस्ट और दिल्ली के बीच में जो भी दूरियां थी खत्म हो गई हैं। पहले हम जब विपक्ष में थे, मैं खुद विपक्ष का एमपी होकर के खुद चिल्ला करके हम पार्लियामेंट में कहते थे कि सरकार नॉर्थ ईस्ट को ऊपर में ध्यान दिया जाए, तो उस समय बहुत बड़ा गैप था। आज पूर्वोत्तर और भारत के जो मुख्य धारा है उसमें कोई विभाजन करने वाला कोई चीज नहीं रह गया है। प्रधानमंत्री का पहले दिन से जब हम लोग का सरकार गठन हुआ 2014 में, पहले कैबिनेट मीटिंग में ही प्रधानमंत्री जी ने अपने काउंसिल ऑफ मीटिंग को निर्देशन दे दिया कि हर एक मंत्री को
नॉर्थ ईस्ट जाना ही है, वो भी सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं, गांव तक जाना है। एक के बाद एक स्कीम जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के साथ जोड़ा गया। दूसरी बात है, जो विश्वास की बात है, शांति का लेकर के, जब हम सत्ता में आए, मैं तो होम मिनिस्ट्री में थे खुद, पूरा नॉर्थ ईस्ट में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लेकर के, और वहां जो अलग अलग गुटों में आपस में लड़ाई चलते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में लड़ाई होती रहती थी, ये सारा चीज आज खत्म कैसे हुआ बताइए? ये विश्वास से होते हैं। तो इसलिए कभी कभी जैसे नागालैंड से जुड़ा हुआ नागालैंड का जैसे सवाल ये है कि बीज को लेकर आपके मेघालय के अध्यक्ष की ओर से जो बयान सामने आया था, देखिए तमाम मुद्दों पर बीजेपी की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से नरमी बरती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिसको लेकर नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की जुबान कुछ और सुनी जाती है, और जब हम नॉर्थ इंडिया में आते हैं तो वहां पर जुबान कुछ और समझी जाती है। यानी कि अपनी विचारधारा से, उस कट्टरता से भी बीजेपी ने वहां पर अपने आप को अपना टोन डाउन किया है नॉर्थ ईस्ट में, ताकि लोगों को साथ में लेकर चला जा सके। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में एक अपने ही वहाँ का जो परिस्थिति है वो अलग है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर में भी हर राज्य का छोटे छोटे समुदाय में अपने विशेष प्रकार का वहाँ इशू होते हैं। जो भारत सरकार चलाते हैं पूर्व में, उनको इतने छोटे छोटे इशू को लेकर के हैंडल करने का कोई उसका ना समय था, ना उनके पास कोई व्यवस्था थी। आज जब मोदी जी ने बारीकी से हर एक राज्य का अपना अपना इशू को आइडेंटिफाई करके सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ऐसे में कभी कभी हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं वो अपने तरीके से अपना जो लोकल परिस्थिति को देखते हुए कोई बयान देते हैं, कुछ बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग तो ये देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत स्पेशल है, और नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली जो भी करना होगा भारतीय जनता पार्टी करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का विचार है, पार्टी का विचार है कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए स्पेशल एक अपने मन में रहते हैं, इसलिए नॉर्थ ईस्ट के लोग ने भी इस चीज को पहचान लिया। आज के दिन में नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के अलावा या बीजेपी से हट के कोई किसी का मन में सोच नहीं है। बीजेपी ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में कहा है त्रिपुरा में कि हम ज्यादा स्वायत्तता देंगे आदिवासी क्षेत्रों को। क्या ये टिपरा मोथा के प्रद्योत माणिक्य को हैंडल करने के लिए था? क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस, डबल डिजिट में अभी तक के रुझान के मुताबिक वो डबल डिजिट पे पहुंच रहे हैं। राइज ऑफ टिपरा मोथा कितना बड़ा चैलेंज है। और सर एक बात तो मैं पूछना भूल ही गई थी, वो जो आप लोग सीएम को बदल देते हैं चुनाव के एन पहले, एंटी इनकम्बेंसी फाइट करने में, क्या उसका भी बहुत बड़ा हाथ नहीं था त्रिपुरा में? नहीं, मुख्यमंत्री बदलना तो पार्टी का अपना जरूरत के हिसाब से होते हैं, उस पर कोई टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं जो आपने मूल जो सवाल पूछा है, वहाँ देखिए ट्राइबल और हिंदू बंगाली ये दो बड़े गुट है, बड़े समुदाय है। 20 सीट्स ट्राइबल के लिए रिजर्व है, तो जाहिर सी बात है कि वो ट्राइबल का एक सेंटिमेंट होता है, जिसको प्रद्युत देवबर्मा ने अच्छा से इसको भुनाई किया है। इस बार चुनावी उन्होंने उसको मुद्दा बनाया, और एक तरीके से वो वहाँ के राजा भी रहे हैं तो उसने कनेक्ट किया है। लेकिन बीजेपी ने वहाँ के जो ट्राइबल्स के लिए, वहाँ इंडिजिनियस जो ट्राइबल्स है त्रिपुरा, उनके लिए कई काम कर चुके हैं, और जो ओवरऑल त्रिपुरा के लिए जितना काम किया है, जैसे मैंने कहा कि ये लेफ्ट प्लस और कांग्रेस का जो गठबंधन रहा वो 14 सीटों के आसपास ही सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है त्रिपुरा में। लेफ्ट प्लस और कांग्रेस पार्टी, उसका ये हाल क्यों हो गया? दोनों साथ आने के बावजूद एक जमाने में कुछ बहुत बड़ा कमाल नहीं कर पाए। एक जमाने में वहाँ ऐसा है, वहाँ आप त्रिपुरा में थोड़ा अंदर जाएंगे तो आपको स्मारक भी नजर आएगा कि कांग्रेस लोगों ने कम्युनिस्ट लोगों की हत्या की, और कम्युनिस्ट के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं का हत्या करवाया। एक दूसरे के प्रति इतना बड़ा दुश्मनी रहा है ये दो पार्टी, आज मजबूरी में एक साथ आया। तो एक साथ आने से भी कोई फायदा होने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये तो एक मौका परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने अलायंस किया, कोई आइडियोलॉजिकल कोई डेवलपमेंट का कोई विजन तो है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट एक साथ आना, वो तो एक तरीके से
एक उनका पॉलिटिकल क्राइसिस का सिचुएशन आ गया, कुछ करने का और रास्ता नहीं था, तो एक साथ आकर के चुनाव लड़ा। लोग इसको बहुत ज्यादा बल नहीं देते हैं, इसको मान्यता भी नहीं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू साहब। और 2 पूर्वोत्तर के राज्यों में जहां पर आप बढ़ चढ़कर काम करते हैं, वहां पर बीजेपी की सफलता पे आपको शुभकामनाएं भी अभी तक, लेकिन रुझान है, इंतजार आपको भी करना पड़ेगा। यही नतीजे अगर रहते हैं तो। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।